नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम शक्ति की समृद्धि की सीरीज के जरिए आपको ढेरों ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, ढेरों ऐसी जानकारियां दे रहे हैं, जिससे कि हमारी जो कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बार का विशेष हो जाए, खास हो जाए। 8 मार्च देश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। हमारा आज का कार्यक्रम भी उसी पर केंद्रित है। लगातार हमारी कोशिश है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले कुछ इस तरीके के कार्यक्रम, कुछ इस तरीके के एक्सपर्ट्स की जानकारियां आप तक पहुंचाएं, जिससे कि ये वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खास हो जाए। आज जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कैसे महिला दिवस या वर्ल्ड वुमेन्स डे जो है उसको एक अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम, शक्ति की समृद्धि के जरिए हम इसी कोशिश को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की चर्चा गोल्ड स्पेशल है। आज की चर्चा महिलाओं के पसंदीदा गोल्ड की है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। हमेशा की तरह जो रवायत है हम उसे पूरा कर रहे हैं, जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज कमोडिटी सेगमेंट की रिसर्च हेड वंदना भारती जी हैं। वंदना जी नमस्ते, बहुत स्वागत आपका। आज आपसे चर्चा करेंगे महिलाओं के पसंदीदा चीज गोल्ड की। जी प्रतीक्षा, आपको और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और महिला दिवस की शुभकामनाएं। और आपने जो टॉपिक लिया है ये सदियों से उनके लिए बहुत पसंदीदा टॉपिक रहा है, तो मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये डिस्कशन। बिल्कुल। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को निवेश के प्रति जागरूक करना है। शक्ति की समृद्धि की तमाम सीरीज में हमारी कोशिश यही है कि कैसे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और कैसे आर्थिक समझ को बढ़ा सकें। इसके साथ ही किसमें निवेश करें, कौन से उनके विकल्प अच्छे हों, मुनाफा उन्हें कैसे मिले, तमाम तरीके की बातों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, पीपीएफ हो, बॉन्ड्स हो, प्रॉपर्टी हो, ये तमाम ऑप्शंस हैं महिलाओं के लिए भी, जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, जहां के लिए वो अपने पैसे लगा सकती हैं, जहां पर वो मजबूती से निवेश करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। लेकिन इन सारे विकल्प में, इन सारे ऑप्शंस में, जैसा कि भारती जी भी कह रही थी कि पसंदीदा जो महिलाओं की होती है वो होती है गोल्ड की बात। गोल्ड उन्हें बहुत पसंद है, गोल्ड की बातें करना उन्हें बहुत पसंद है, और जब गोल्ड में निवेश की बारी आएगी तो वो भी हम वादा करते हैं कि तमाम महिलाओं को पसंद ही आएगी। वंदना जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि भारत में महिलाओं के लिए सोना आखिर जितना मायने रखता है, आप और हम बखूबी इस बात को जानते होंगे, उसमें से करीब 11% महिलाओं के पास ही सोना दिखाई पड़ता है और करीब 52% महिलाएं सोने को पसंदीदा निवेश के रूप में मानती हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? जी, ये कह सकते हैं कि सोना हमारे यहाँ निवेश नहीं है, ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। 5000 साल पुराना ये मेटल्स आज भी हमारे लिए उतना ही पसंदीदा है। और अब तो मैं ये देख रही हूँ कि महिलाओं के साथ साथ ये सेंट्रल बैंक्स का भी सबसे पसंदीदा एक निवेश का कह सकते हैं कि एवेन्यू है। तो मेरे ख्याल से अगर पूरी बात अगर की जाए, अगर डेटा वाइज हम करें, तो 11% महिलाएं जो हैं वो गोल्ड खरीद रही है। भारत का जो पूरे विश्व का जो गोल्ड का सबसे बड़ा हिस्सेदार है वो यहाँ की महिला है, और इन महिलाओं के पास 25,000 से 28,000 टन तक का सोना है। जबकि यूएस के सेंट्रल बैंक्स की हम बात करें तो वहां पे लगभग 8800 यानी कि 9000 तक ही मान लेते हैं, 9000 टन सोना है। तो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं ये सदियों से इसे एक्यूमुलेट कर रही हैं और इन्होंने बीट करा है यूएस के सेंट्रल बैंक्स को, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे बैंक में आता है। तो मेरे ख्याल से काफी छोटे छोटे डिपॉजिट्स के साथ, सेविंग्स के साथ उन्होंने इसको सहेजा है। लिक्विडिटी उनका भरोसा रहा है, इसकी लिक्विडिटी बड़ी अच्छी रहती है, परंपरा भी है। यहाँ पे हर शुभ चीज की शुरुआत हम यहाँ पे सोने से करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास इतना सोना है। बिल्कुल। और लेकिन अगर देखिए वंदना जी, तो हम उससे जो है वो निवेश की तरह नहीं देखते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि वो ज्वेलरी के फॉर्मेट में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अगर देखें तो देश में सोने की जो सालाना औसत खपत है हमारे देश में वो लगभग 850 टन की है, और 60% जो पूरी हिस्सेदारी है वो ग्रामीण रूरल बेल्ट में है, और जहां पर ज्वेलरी के रूप में वो दिखाई पड़ता है। तो आप कैसे देखती हैं बतौर एक्सपर्ट कि क्या ये जो ज्वेलरी वाला शौक है लोगों का वो निवेश के लिहाज से सही है?
मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरत के हिसाब से है और आप जब देखें तो यही कारण है कि जभी भी मानसून अच्छा होता है तो उस साल आप देखेंगे कि सोने की खपत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हम्म। हमारा इम्पोर्ट फिगर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है और खासकर जो रूरल इंडिया है, वो काफ़ी ज़्यादा सोना खरीदता है। इसका एक रीज़न भी है। हमारे यहाँ जो रूरल इंडिया है ये ठोस निवेश में बड़ा यकीन रखते हैं। उसमें ये ज़मीन खरीदेंगे, पैसे बचेंगे तो ज़मीन खरीदेंगे, ये कृषि का कोई उपकरण खरीदेंगे या फिर ये गोल्ड खरीदते हैं। और ज्वेलरी इनका पर्पस ये भी सॉल्व होता है कि एक तो हमारे यहाँ परंपरा है, एक लीगेसी होती है कि शादी हो या कोई भी फंक्शन हो तो हम यहाँ पे ज्वेलरी देते हैं। तो ज्वेलरी वो एक गिफ्ट भी होता है, साथ में हम उसमें सहायता भी करते हैं। एक हम कह सकते हैं कि हिडन कैश आप दे रहे हैं, एक तरीके से प्रॉक्सी हम मनी से हम बोलते हैं, हम्म। वो आप यहाँ पे परंपरागत रूप से दे रहे हैं। तो ज्वेलरी काफी पर्पस को सॉल्व करता है। एक तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा है, साथ में वो गिफ्ट पर्पस भी सॉल्व कर रहा है, आपके पास ठोस एसेट है और वो एसेट जबकि आप जब चाहें ज्वेलर्स के पास जाके या बैंक्स के पास जाके मॉर्गेज रख के आप उससे इनकैश कर सकते हैं। तो ये कारण जो है, ये चीजें जो हैं, वो यहाँ पे इसको ज्वेलरी में ज्यादा निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। और यहाँ पे क्वाइंस और अगर बार्स की बात की जाए तो अभी भी वो चीजों उन चीजों की डिमांड कब है, एक तो टैक्स फैक्टर भी यहाँ पे आता है, दूसरी चीज ये है कि वो यकीन रखते हैं कि हम सोना खरीदे तो उसे पहने। तो वो जो फीलिंग है इसकी वजह से हम देखते हैं कि ज्वेलरी में ज्यादातर यहाँ पे निवेश होता है। बाहर के देशों में अगर देखा जाए तो वो प्लैटिनम में जाते हैं, वो डायमंड्स खरीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ येलो गोल्ड में काफी ज्यादा यकीन रखा जाता है। येलो गोल्ड महिलाओं की भी पसंद है और भारतीय परिवारों की भी पसंद है। अगर देखिए वंदना मैम, तो परिवार में जो निवेश के लिहाज से ज्वेलरी खरीदी जाती है या यूं कहें कि ज्वेलरी पर बहुत भारी भरकम पैसे खर्च किए जाते हैं, ज्वेलरीज को खरीदने के लिए किस तरह की सावधानी रखें? क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार लोगों को एक तरीके से कह लीजिए कि जागरूक करती रही है कि आप ज्वेलरीज के लिए सावधानी से उसकी शॉपिंग करें या ज्वेलरी लेने जाएं तो किस तरीके की बातों का ध्यान रखें, उसके इतर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं कि ज्वेलरी में भी, ज्वेलरी खरीद के समय भी बहुत सारे फ्रॉड्स देखने मिलते हैं। सावधानी कैसे रखें? जी, ये आपने बहुत ही अहम सवाल यहाँ पे किया है और इनका मैं थोड़ा-सा डिटेल में बोलना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट हमारा जाता है। जब कोई शादी होती है हमारे घर में, तो काफ़ी साल पहले से ही हम उसके लिए एक्यूमुलेट करना पैसा शुरू कर देते हैं कि हमें सोना यहाँ पे देना है, जेवर देना है। तो ज्वेलरी आप किसी भी पर्पज़ से ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि उसकी प्योरिटी क्या है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि हॉलमार्क किया है। अब हॉलमार्किंग सेंटर है, यहाँ पे आप हॉलमार्क के 3 निशान होते हैं, उनको देख के आप बीआईएस स्टैंडर्ड है, वो देख के आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको पता है कि ये ज्वेलरी मेरी जो है ये 22 कैरेट की, कैरेट में हम देखते हैं तो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, अब मैंने 14 कैरेट भी देखा है कि यहाँ पे 14 कैरेट की भी ज्वेलरी आ रही है। तो ज़्यादा 18 और 14 कैरेट की जो ज्वेलरी होती है वो डायमंड ज्वेलरीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है, 24 कैरेट का नहीं बनता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो और वो 2% हमारा यहाँ पे तांबा होता है। तो पहली बात तो है कि आप यहाँ पे प्योरिटी देखिए, फिर आप ये देखिए कि आपका उसका सर्टिफिकेशन है या नहीं, सर्टिफिकेट्स आपको दे रहा है ज्वेलर आपका भरोसेमंद होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे है कि जब आप देख रहे हैं कि आपका मेकिंग चार्जेस क्या है, क्योंकि गोल्ड का जो रेट है वो यहाँ पे पैन इंडिया सेम रहेगा, चेन्नई में थोड़ा सा कम रहेगा, दिल्ली में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन पैन इंडिया ओवरऑल सेम होता है। व्हाट ब्रिंग्स डिफरेंस इज मेकिंग चार्जेस। अगर मेकिंग चार्जेस आपका ज्वेलर कम ले रहा है, उससे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। ये मुझे बड़ा अहम लगता है। मुझे लगता है कि कभी कभी जो हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलर्स होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ है, तो वो उनसे ये चीजें मिलती हैं और काफी सारे ऑफर्स भी आते हैं। प्रतीक्षा जी, आप देखिएगा कि आप 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो एक इंस्टॉलमेंट वो खुद देते हैं, बाद में आप उसे पूल करके यहाँ पे पैसा ले सकते हैं। तो उन स्कीम्स पे भी ध्यान दिया जाए। तीसरी चौथी बात ये है कि जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो आप स्टडेड ज्वेलरी लेते हैं, तो जब आप वैल्यू वाइज आपको बायबैक जब आप सेल करने जाएंगे और आपको वैल्यू चाहिए तो आप वो स्टोन स्टडेड ज्वेलरी कम ले, या स्टोन स्टडेड ज्वेलरी की आपको डायमंड नहीं है तो आपको फिर उसका जो रिटर्न है वो नहीं मिलता है, सिर्फ आपको गोल्ड का रिटर्न मिलेगा।
अगर आप फैंसी ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो आप स्टोन स्टडेड ज्वेलरी लीजिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इन फ्यूचर वैल्यू रिटर्न चाहिए, तो मेरे ख्याल से फिर आप गोल्ड की ज्वेलरी लीजिए। उनसे एक बात बोलिए कि उनकी बायबैक पॉलिसीज क्या है, यानी कि जब यही गोल्ड ज्वेलरी आप उनसे सेल करने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस कट करके बाकी कोई चार्जेस तो वो नहीं लगा रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। प्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर था, जो कि मैं रूरल इंडिया में भी देख रही हूँ कि वहां पे भी हॉलमार्किंग मतलब हॉलमार्क ज्वेलरी मिलने लगी है। नहीं तो पहले हमें बोला जाता था कि ये 22 कैरेट है। जब हम उसे रिटर्न करने जाते थे तो सेम ज्वेलर हमें बोलते थे कि नहीं जी, ये तो 22 कैरेट नहीं, ये तो 20 कैरेट का प्योरिटी है इसमें। तो ये सारी चीजें बहुत आती थी। तो 5-6 मुद्दा यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो सर्टिफिकेट्स के बिना बिल्कुल नहीं खरीदे। डायमंड्स के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो मेरे ख्याल से स्टोन स्टडेड ज्वेलरी में अगर आपको वैल्यू चाहिए बाद में, तो फिर वो आपके लिए मतलब नहीं रखता। आपको फैंसी ज्वेलरी चाहिए तभी आप इसमें जाइए। डायमंड ज्वेलरी में चाहिए तो आपको सर्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे लेना चाहिए। लैब ग्रोन डायमंड्स हो गए हैं, तो डायमंड ज्वेलरी की भी कॉस्ट अब यहाँ पे कम हो गई है। प्योरिटी देखिए और साथ में मेकिंग चार्जेस पे जरूर बात करिए। और काफी सारी स्कीम्स आती है ज्वेलर्स में, उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो एक महीने का इंस्टॉलमेंट देंगे, धीरे 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 वो पूल होता है, एसआईपी की तरह होता है। बाद में जाके आप एक अच्छा खासा ज्वेलरी से ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी सावधानियां बरत के आप जो ज्वेलरी की अगर बात है, ज्वेलरी का अगर आपको शौक है तो उसे आप निवेश की तरह भी ले सकते हैं। पिछले कई समय से अगर देखिए तो देश में जो कर्ज लेने वाली महिलाएं हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश की महिलाएं जो हैं वो अपनी ज़रूरत के लिहाज से गोल्ड लोन में भी भागीदारी बढ़ा रही हैं। अगर 2019 में आंकड़ा देखा जाए जो कि 19% के आसपास था, वो 24 में बढ़कर 36% हो गया। आपकी स्क्रीन पर ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ये वो बताते हैं कि 19 से 24 के बीच की ये जो ग्रोथ है, ये महिलाओं के लोन में गोल्ड लोन की जो हिस्सेदारी है उनमें कितना ज्यादा बड़ा एक अंतर दिखाती है, एक उछाल दिखाती है। वंदना मैम, हम अपने दर्शकों को ये आंकड़ा दिखा रहे हैं 2019 में जब 19% का ये आंकड़ा था जिसमें कि गोल्ड लोन की हिस्सेदारी दिखाई पड़ रही थी, वो 2024 तक आते आते 36% हो गई। यानी ये जो आंकड़ा है, ये जो जंप है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आंकड़े किस बात के संकेत देते हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? प्रतीक्षा जी, पहले अपनी तारीफ करनी होगी हमें क्योंकि महिलाओं में क्रेडिट वर्दिनेस ज्यादा है। बैंक प्रेफर करता है महिलाओं को यहाँ पे लोन देने के लिए, क्योंकि उनकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है वो बड़ी ज्यादा होती है। तो और दूसरी चीज यहाँ पे है कि रिसेंटली ये काफी एम्पावर्ड हुई है, और जो होम लोन है इसमें 25 से 30% यहाँ पे महिलाओं ने होम लोन लिया है। इसका एक कारण भी है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे उनको कम लगता है। जब गोल्ड लोन की बात आती है तो 60% यहाँ पे महिलाएं हैं जो गोल्ड लोन लेती हैं, और उनका क्रेडिट वर्दिनेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो रीपेमेंट का यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस रहता है बैंकर्स को भी। चौथी बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे जितनी भी योजनाएं चल रही हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा लोन हो, तो इसमें जो गवर्नमेंट ने वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीजें करी है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी यहाँ पे लोन ले रही हैं। और मैंने देखा है कि गांव में महिलाओं को ड्रोन से पेस्टिसाइड्स छिड़कने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो अब ड्रोन्स खरीद रही हैं। तो मैंने ये आंखों से देखा हुआ, मैं ये चीजें बता रही हूँ। इन सब चीजों के लिए वो छोटे छोटे लोन्स ले रही हैं। फिर आप अगर देखेंगे कि अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, मैरिज पर्पज से बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा है। अब मैरिज एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, लोग अपना घर का फर्निशिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी वो लोन ले रहे हैं। तो लोन लेने की जो मतलब आप कह सकते हैं ना कि डोमेन ये बहुत बड़ा हो गया। पहले क्या था कि हम एजुकेशन लोन लेते थे, होम लोन लेते थे। अब यहाँ पे आप घर को अच्छा कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप लोन ले रहे हैं। आप मैरिज पर्पज से लोन ले रहे हैं क्योंकि आपका ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो इन सब चीजों से ये दायरा जो है बढ़ता गया है, और महिलाओं की इनकम बढ़ती गई है, तो उनपे वो रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा आई है, जिसकी वजह से ये बढ़ा है। और साथ में अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ पे अगर नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो ये इसमें आप एक कोविड को भी डाल सकते हैं। कोविड के समय में जो NBFCs थे, वहां पे काफी ज्यादा होम लोन, गोल्ड लोन यहाँ पे लिया गया था, मॉर्गेज किया गया था। तो वो कोविड फैक्टर भी था जब यहाँ पे काफी लोगों ने जॉब को मिस करा था। तो मुझे बाकी पॉजिटिव लगते हैं। एक नेगेटिव मुझे लगता है कि एक साइकिल आया था कोविड का, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बोरोइंग ज्यादा कर रहे हैं, वरना ये आंकड़े और ज्यादा हो सकते थे। वो जो 2 साल का पीरियड था शायद उसमें ये आंकड़े कहीं दब के रह गए थे। वरना जी, अगर देखिए तो मार्केट में जैसा कि आप शुरुआत से कह रही हैं कि गोल्ड में निवेश बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर देखिए तो मार्केट में बहुत सारे निवेश के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप सोने में निवेश क्यों करें और वो कितना सही है?
क्या अपने पोर्टफोलियो में यानी कुल निवेश में गोल्ड का हिस्सा रखना सही है? और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि क्या ये जो हिस्सेदारी है जो कि अपने निवेश में हम गोल्ड के रूप में रखते हैं, ये फ्यूचर के लिहाज से मजबूत हमें बनाता है? ये बहुत अहम सवाल है और इससे हम डरते भी हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे 20 साल पहले एमसीएक्स पे गोल्ड लॉन्च हुआ था, उस समय इसका प्राइस जो था करीब 5,000 था प्रतीक्षा जी, और अब ये यहाँ पे आप देख रही हैं 86,000 के करीब है। तो जब हर समय होता है तो हर समय हमारे दिमाग में होता है कि प्राइसेस बहुत ऊपर है, अभी क्या लेना चाहिए? गोल्ड के केस में मुझे लगता है कि लेना चाहिए। अगर आप इसको सीएजीआर, अगर आप इक्विटी से निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो पिछले 3 सालों में 16% का सीएजीआर था गोल्ड का, जबकि निफ्टी का अगर आप देखें तो शायद ये 14% के करीब रहा है। तो एक ऐसा एसेट क्लास जो बढ़ती हुई इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो इस बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ एक सेफ हेवन माना जाने वाला एसेट क्लास उसके मतलब रिटर्न को बीट कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये हमें रहना चाहिए। अब बात की जाए कि अभी का क्या निवेश सही है, तो मुझे लग रहा है कि जिनको बिल्कुल शॉर्ट टर्म यहाँ पे करना है उनके लिए ये जो गोल्ड प्राइसेस है ये बहुत हायर साइड है, करीब 82,000 83,000 का रेंज आता है, तो यहाँ निवेश करना चाहिए। लेकिन गोल्ड में मुझे लगता है कि जब भी लोग ज्वेलरी लेते हैं या फिजिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो थोड़ा लंबा टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की अनसर्टेनिटी अभी पॉलिटिकल आ रही है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, टैरिफ वॉर से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन का यहाँ पे खतरा बढ़ रहा है, इन सब सिनेरियो में गोल्ड को निश्चित तौर पे रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो 10 to 15% एलोकेशन आपको रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे, अब डिपेंड करता है कि आप टूल कौन सा यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे वेल वर्स्ड है, वेल रिसर्च्ड है, तो आप फ्यूचर्स में जाइए, ऑप्शंस में जाइए। अगर आपको छोटे प्राइस, छोटे प्रिंसिपल अमाउंट से आपको करना है तो मेरे ख्याल से ईटीएफ सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है। कुछ खर्चा तो है इसमें, इसमें क्या है कि आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं डीमैट के थ्रू, और 1 ग्राम का इसमें एक वो होता है, यूनिट होती है, तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है करने के लिए। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अभी से लेके 5 साल तक का अगर हम सोचे तो मेरे ख्याल से 1 लाख तो आराम से यहाँ पे गोल्ड पार करेगा। तो ऐसे अनसर्टेन टाइम में आपका गोल्ड जो है हमेशा आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10% होना चाहिए। होना ही चाहिए। आप ईटीएफ का जिक्र कर रही हैं मैम लगातार, मैं ये जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए भी, क्योंकि हमारे पास सवाल भी इससे जुड़े बहुत सारे आते हैं। ईटीएफ को लेकर जिस तरीके की बातें होती हैं और ईटीएफ का जो विस्तार है वो किस तरीके से समझा जाए, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा समय आप उस पर भी दें। जी, ये एक बहुत अच्छा टूल है। पहले हमारे पास नहीं था, अब हमारे पास, तो बता दूं कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ है। ये ट्रेड होता है आपको स्टॉक मार्केट में, एनएससी बीएससी, ये ट्रेड होता है। बहुत सारे आपको ईटीएफ मिल जाएंगे, एक्सिस का है, कोटक का है, आईसीआईसीआई का, बहुत सारे बैंक्स जो है इन ईटीएफ को लॉन्च किया। अब ये ईटीएफ होता क्या है, ये क्या है कि सबसे छोटे वैल्यू के साथ आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप शेयर ट्रेड करते हैं वैसे आप इसे बाय सेल कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि ये फिजिकली बैक्ड होता है, यहाँ पे सेबी इसका रेगुलेटर है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि ये रेगुलेट कैसे होगा। इसका फायदा ये है कि जो लोग यहाँ पे फिजिकल में नहीं रखना चाहते, जिनको स्टोरेज का यहाँ पे चिंता है या चोरी हो जाने की चिंता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा टूल है। और सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो सोना अभी 86,000 10 ग्राम मतलब पर 10 ग्राम ट्रेड हो रहा है, वही सोना आप छोटे अमाउंट, यानी कि आप बिलीव नहीं करेंगी, 70-80 रुपए से आप उसका 1 यूनिट खरीद सकते हैं आप एनएससी बीएससी पे। और इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पॉकेट मनी से भी, इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं जो फाइनेंस में है या जो निवेश करना चाह रहे हैं, और छोटे छोटे अमाउंट को एक साथ बड़ा अमाउंट आपको इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये सवाल किया होगा उन्हें उसका जवाब मिल गया होगा। मैम, अगर देखिए तो पिछले 1 साल से फिजिकल गोल्ड की जो कीमतें हैं उसमें तकरीबन 45% के आसपास का इजाफा हुआ है, मतलब 45% के आसपास दिखा है। अब इसका सीधा असर ईटीएफ के रिटर्न पर भी देखने मिला है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में भी गिरावट दिख रही है। हम सब जानते हैं मार्केट की स्थिति कैसी है। गोल्ड ईटीएफ में पिछले 1 साल में औसतन अगर देखिए तो 38% के आसपास का रिटर्न मिला है। आखिर ये जो गोल्ड ईटीएफ है इसमें महिलाएं कैसे निवेश करें, छोटे छोटे टिप्स क्या हो सकते हैं, ये मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं। जी, इसमें है कि सबसे पहले तो उनको डीमैट अकाउंट होना चाहिए, इसके थ्रू वो कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं महिलाओं को, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि वो थोड़े थोड़े अमाउंट हर महीने बचाती हैं।
तो मैं उन्हें कहूँगी कि आप एसआईपी की तरह, जैसे होता है ना कि हमने सोचा कि 1000 रुपए हमें हर महीने कुछ निवेश करना है, आप एसआईपी की तरह आप इसमें निवेश करिए। बहुत कम पैसे से आप कर सकते हैं और जभी भी आपको लगे कि गोल्ड में एक अच्छा करेक्शन आ रहा है, तब आप वहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मनी आप यहाँ पे और लगा सकते हैं और इसको खरीदना और बेचना जैसे आप कैश में अगर आप ट्रेड कर रही हैं, उस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, खर्चा मतलब मिनिमम खर्चा के साथ इसमें आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसको रखने की भी चिंता नहीं है क्योंकि ये डिजिटल गोल्ड है एक तरीके से। तो आप इसमें वर्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, आपको जाना नहीं है कहीं, आप मोबाइल के थ्रू ऐप से भी ट्रेड कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप एसआईपी की तरह छोटे-छोटे अमाउंट्स को पूल करके लगाइए, तो 4 साल, 5 साल में आपको एक अच्छा मतलब कि अमाउंट जो पोर्टफोलियो है, वो गोल्ड मिल का सकता बिल्डअप हो है। सकता है। बिल्कुल। वंदना मैम, दूसरी पसंदीदा चीज़ की भी बात कर लेते हैं, चांदी। अगर देखिए तो सोना और चांदी दोनों में से अभी इस वक्त जिस तरीके का माहौल इस समय चल रहा है, उसमें किसमें निवेश करना ज़्यादा बेटर है? और अगर दोनों में निवेश करना है तो अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों की हिस्सेदारी एक स्मार्ट वुमन कितनी रखे? जी, ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया और क्यों किया ये मैं बताती हूँ। क्योंकि लगातार हम लोगों ने 2024 से देखा है कि लगातार गोल्ड में एक हायर साइड है वो देखने को मिला है, बार-बार रिकॉर्ड्स बीट हुए हैं, 25 में भी यही हो रहा है, कहानी सेम है। लेकिन चांदी की बात कही जाए जो कि यहाँ पे प्रेशियस मेटल भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इसका हाई $50 के करीब लगा हुआ है कॉमिक्स में और अभी ये ट्रेड हो रहा है $32 के करीब। यानी कि गोल्ड तो रिकॉर्ड हाई बना रहा है लेकिन चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से काफ़ी नीचे है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है हायर साइड का। दूसरी बड़ी बात है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बेसिस क्या है? तो बेसिस ये है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है चांदी में और जितने भी फोटोवोल्टाइक हैं, ईवीज़ हैं, मोबाइल्स हैं, चाहे आपको वाटर प्यूरिफायर है, काफ़ी सारी चीज़ों में इसका इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ा है। तो जैसे-जैसे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ये सब की बातें होती रहेंगी, चांदी का उतना ही यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई साइड इसका कम होता है क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट होता है। कॉपर माइंस में थोड़ा-सा चांदी निकल गया, तांबा जिंक माइंस है उसमें थोड़ा-सा बाई प्रोडक्ट मिल गया। तो प्योर चांदी की जो माइंस है वो बड़ी कम है दुनिया में। तो इनका सप्लाई साइड जो है वो लिमिटेड है। दूसरी बात तो आपको ये रही ईटीएफ की बाइंग यहाँ पे बढ़ रही है और चांदी में साथ-साथ मैं यहाँ पे सतर्क भी करना चाहूँगी, ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। यानी कि 1 लाख का प्राइस आया था 24 में, उसके बाद हम लोगों ने 82,000 का भी प्राइस आता हुआ देखा है। तो ये कमोडिटी इकोनॉमी साइकिल के साथ भी चलती है। तो जैसे-जैसे यहाँ पे चाइना से अगर डिमांड बढ़ के आता है या इंडिया से डिमांड बढ़ती है, ईवीज़ की डिमांड बढ़ती है, वैसे-वैसे चांदी की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि अब गोल्ड में बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे आई है। लगभग हम लोगों ने 50% का रिटर्न देखा है 2 साल, 3 साल में। तो अब ये रैली जो है अब रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चांदी में, इसीलिए हम कहते हैं कि सिल्वर इज़ न्यू गोल्ड। तो यहाँ पे आपको ईटीएफ बाइंग एशिया हो या कनाडा हो, हर जगह ईटीएफ बाइंग बढ़ रही है चांदी की और वो सिक्के और कॉइन्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, कॉइन्स है बाहर से वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें बाइंग करनी चाहिए और सिल्वर में आपको 2 साल, 3 साल का ध्यान रख के चलिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सिल्वर जो अभी 97,000 के करीब है, ये 1.25 लाख, 1.5 लाख आपको 2-3 साल में भाव दिखाएगा और ये रैली अगर आपने गोल्ड की रैली मिस करी है, तो कहीं न कहीं ये रैली आपको रिटर्न देने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने वाली वो जो महिलाएं अभी प्लानिंग कर रही हैं, उनके लिए वंदना जी के ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। गोल्ड और सिल्वर की बात होती है तो महिलाओं के सवाल बहुत सारे दिखने लगते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि हमारी एक दर्शक हैं मेरठ से, प्राची चौधरी। वो पूछती हैं कि मैंने शादी के लिए अपने पुराने सुनार से ज्वेलरी खरीदी है। उसने अपनी गारंटी पर बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी दी है। क्या इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है? इसका जिक्र हम लोग वंदना मैम कर रहे थे कि हमारे जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स होते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, उनसे ज्वेलरी लेते हैं। हालांकि अब वो भी आईएसआई मार्क वाले देने लगे हैं, हॉलमार्क वाले। लेकिन जिस तरीके की इस तरीके के जो सवाल आए हैं, ये वाली समस्याएं आमतौर पर भारतीय परिवारों में दिखती है। मेरे ख्याल से बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आप सिर्फ बोल विश्वास पे ले रहे हैं। अगर वो आपको मुकर जाएं
कि हमने ऐसा नहीं बोला था या कहीं आपको कंफ्यूजन हो गया था, आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। सर्टिफिकेट्स बहुत ज़रूरी है और बिलीव करिए मैं बहुत छोटे शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, मुझे वहाँ भी हॉलमार्क ज्वेलरी मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप हॉलमार्क ज्वेलरी ही ले, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो आप उनसे वो आपको रिटर्न में नहीं देंगे कि मैं मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं इसे वापस ले लूँगा। जो भी है वो वर्बली आपको बोल रहे हैं और वर्बली किसी भी चीज़ पे आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आप 10 साल बाद जाएँ तो उन्हें ये याद भी नहीं रहेगा कि हमने इन्हें हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं दी थी और हमने कहा था कि हम वापस ले लेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल भरोसा मत करिए। अगर आपको अभी भी वो हॉलमार्क ज्वेलरी से एक्सचेंज करते हैं, तो मेकिंग चार्जेस सेम रखिए और अमाउंट के साथ आप उसमें मतलब सेम उस पे आप इसे एक्सचेंज करके आप उन्हें बोलिए कि नहीं हम आपसे ही लेंगे क्योंकि आप हमारे मतलब पुराने ज्वेलर्स हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हॉलमार्क ज्वेलरी देनी है क्योंकि ये लीगेसी है। आप अपने बाद अपने आने वाली पीढ़ी को इसे पास ऑन करते हैं, तो आपके आने वाला पीढ़ी उस ज्वेलर के पास नहीं जाएगा, उसको चाहिए हॉलमार्क ज्वेलरी सर्टिफिकेट्स। तो वो जो हॉलमार्क ज्वेलरी का सर्टिफिकेट है वो रियल ट्रस्ट है, उस पे ट्रस्ट करिए आप। बिल्कुल, इमोशंस ज़रूर गोल्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन उस सावधानी भी बरतनी ज़रूरी है। एक और दर्शक है हमारी कानपुर से, रचना मिश्रा। वो कहती हैं कि मुझे अगले साल मार्च में बिटिया की शादी करनी है, करीब 10 तोला सोना खरीदना है। क्या मुझे गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए? मार्केट को भांपने वाला सवाल है। वंदना मैम, क्या कहेंगी? बिल्कुल और बड़ी ज़िम्मेदारी वाला सवाल है ये। तो मेरे ख़्याल से अभी मुझे ज़्यादा तो गिरावट नहीं लग रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेज़ अभी करेक्ट होने शुरू हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, बिल्कुल अभी रिकॉर्ड्स पे हैं। लेकिन एक एनालिसिस है कि मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ नीचे की तरफ 84,000 से लेके 82,000 82 से 84,000 के करीब आता है, तो आप यहाँ पे खरीदिए क्योंकि आपका 1 साल बाद का टारगेट है और 1 साल के बाद मुझे लग रहा है कि सोना कम से कम यहाँ पे 90,000 के करीब होना चाहिए। तो अगर आप 82-83,000 के लेवल में भी लेते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा जो मार्जिन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल लेना चाहिए अभी बिल्कुल, करेक्शन। ये अंदाज़ा है। वंदना मैम भी ये कह रही हैं कि आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, और अगर ज्वेलरी खरीदने के लिहाज से आपका सवाल था तो आप वो भी कर सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल भागलपुर से अंजिता सिन्हा है, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। कमेंट बॉक्स में उन्होंने सवाल किया है कि मेरे पास पुश्तैनी ज्वेलरी है, बिटिया की पढ़ाई के लिए मैं इसे बेचना चाहती हूँ, लेकिन सुनार वजन के हिसाब से कीमत कम बता रहा है। क्या पुरानी ज्वेलरी को बेचने का कोई तरीका है, और अगर है तो सही तरीका क्या है? मुझे लगता है कि एक बार आप बीआईएस सेंटर्स पे जाइए, वहाँ पे आप जैसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट का डालेंगी बीआईएस के वेबसाइट्स पे, वहाँ आपको मिल जाएगा। एक बार आप खुद ही सर्टिफिकेशंस ले लीजिए कि ये कितनी प्योरिटी है। अगर वहाँ से आप सर्टिफिकेट्स ले लेती हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी ज्वेलर्स उस सर्टिफिकेट के साथ आपकी ज्वेलरी को बाय बैक करेगा और अच्छे से करेगा क्योंकि आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप अपने सोने का टेस्टिंग करवा लीजिए और उसके बाद जाइए, वो आपको रियल उसका प्योरिटी बताएँगे, रियल वेट बताएँगे और ऐसे में आप ज्वेलर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती हैं। और जब सरकार ने हमें इतनी सुविधा दी है कि हम किसी भी तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा सहारा लेना होगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ आप फिर इसे अपने मतलब ज्वेलर्स को दे सकती हैं, किसी और भी ज्वेलर से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो भी सवाल थे उनके सबके जवाब आप तक पहुंच गए होंगे। एक लास्ट सवाल मेरा है वंदना मैम, हालांकि इसका जवाब आपने ज़रूर बीच में बातचीत के दौरान दिया था। सोने की कीमतों को लेकर हमेशा मेरे जैसी महिलाएं या आप जैसी महिलाएं अलर्ट पर रहती हैं, कितना पैसा बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा। आप अगले 1 साल में सोने की कीमतें कहाँ देखती हैं? जी, जो यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशंस है, सिचुएशंस हैं प्रतीक्षा जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है और इक्विटी मार्केट में फॉल, ये यहाँ पे बना रह सकता है। तो ये अगर इस तरीके के सिचुएशन में गोल्ड का एक विन-विन सिचुएशन रहेगा, सेंट्रल बैंक्स लगातार 12-13 साल से खरीदारी कर रही है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक से लेके रिटेलर्स हैं वो यहाँ पर हेज फंड्स वो सारे यहाँ पे गोल्ड रश में हैं। तो ये गोल्ड रश का समय है और ऐसे में मुझे लग रहा है कि अगले साल की बात की जाए तो प्राइसेस यहाँ पे इजीली 90,000 तक आपको देखने को मिलेगा, 90,000 92,000 के करीब। वहीं आप चांदी की बात करेंगे तो चांदी में मुझे लग रहा है कि 1,10,000 से 1,25,000 का जो लेवल है वो इजीली आपको आता हुआ दिख सकता है दोनों ही कमोडिटी में। तो सोने और चांदी की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वंदना मैम जो संदेश देने की कोशिश कर रही हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए और अभी ही खरीदारी शुरू कर दीजिए। वंदना मैम, बहुत धन्यवाद आपका शक्ति की समृद्धि के गोल्ड स्पेशल के इस कार्यक्रम में। आपने बहुत सारे सवालों के भी जवाब दिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल्ड के साथ साथ शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इकोनॉमी, कमोडिटी और पॉलिसी से जुड़ी खबरों के लिए
आप बोनस के साथ जुड़ सकते हैं। मैम आपका बहुत धन्यवाद, हमारे उन दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। चलते चलते आपको बोनस टिप्स भी दे जाते हैं। हमेशा हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदें। आप जो भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं उसका पक्का बिल जरूर लें। ये टिप्स द बोनस की तरफ से आपके लिए।